हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आपका 2 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ मेरे चैनल पे आपको एमपी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने बनाए थे, तो उनको भी देख लीजिएगा। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है बुंदेलखंड का लोक साहित्य। तो इस टॉपिक पर मैं आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करवाने वाली हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बुंदेली लोक साहित्य में कड़खा मुख्य रूप से किस शैली या विषय से संबंधित है? श्रृंगार रस की प्रेम गाथाएं, वीरों की प्रशंसा और युद्ध शौर्य का गान, कृषि एवं ऋतु परिवर्तन से जुड़े गीत, या फिर धार्मिक अनुष्ठान और व्रत कथाएं। तो ये जो कड़खा है ये क्या है, किससे जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि वीरों की प्रशंसा और युद्ध शौर्य का गान, इसके लिए ये गाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से अगर बात करें तो युद्ध के मैदानों में जो है ये गाया जाता है, ताकि जो वहाँ पे सैनिक है उनमें वीरता का संचार जो है हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक कवि ईसुरी की फागों की सबसे प्रमुख छंदगत या शिल्पगत विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बुंदेलखंड के मुख्य कवि में ईसुरी जी आते हैं। तो इनके फागों की, इन्होंने ईसुरी की फागे जो है लिखी है, इसकी क्या मुख्य विशेषता है? रोला छंद में रचित लंबी आख्यानपरक रचनाएं, चौपाई और दोहा का मिश्रित रूप, या फिर फाग या छप्पई फुटकर लोक शैली जिसमें अंतिम पंक्ति में विशेष बल होता है, या फिर सोरठा छंद की प्रधानता और कूट पदों का प्रयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगी कि फाग या छप्पई फुटकर लोक शैली जिसमें अंतिम पंक्ति में क्या है, विशेष बल होता है। तो इसकी जो अंतिम पंक्ति होती है उसमें पूरे फाग का सार होता है, उस पर तीखा व्यंग या कोई अगर उसमें दार्शनिक भाव या प्रेम भाव निहित होता है तो वो इसमें बताया जाता है। इसे ईसुरी की फाग शैली भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोक गाथा आला खंड में कुल कितनी लड़ाइयों का वर्णन माना जाता है? 24 लड़ाइयाँ, 36 लड़ाइयाँ, 52 लड़ाइयाँ, या फिर 64 लड़ाइयाँ? तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि जो ये आला खंड है ये किसकी रचना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप आला खंड की बात करेंगे तो आपको उसके कवि का नाम भी पता होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जगनिक। ठीक है। और इसमें जो चर्चा की गई है वो है आल्हा उदल की लड़ाइयों की। तो कुल कितनी लड़ाइयों का वर्णन है? तो राइट आंसर है 52 लड़ाइयों का जो है इसमें वर्णन किया गया है। ये वीर रस से परिपूर्ण कविता है, ठीक है, काव्य है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लोकगीत बुंदेलखंड में मुख्य रूप से दिवाली के अवसर पर अहीर या ग्वाला समुदाय द्वारा नृत्य के साथ गाया जाता है? फाग, बरेदी, ढोला, या फिर ख्याल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जो बरेदी नृत्य है ये बुंदेलखंड द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख लोकगीत या फिर लोक नृत्य है। तो इसे जो अहीर समुदाय के लोग हैं वो मुख्य रूप से गोवर्धन पूजा और दीपावली के दिन लाठियों के साथ नृत्य करते हुए ये गीत गाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बुंदेली भाषा और लोक साहित्य के प्रख्यात शोधकर्ता एवं बुंदेली लोक साहित्य और संस्कृति के लेखक के रूप में किसे ख्याति प्राप्त है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम परमार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर राहुल सांकृत्यायन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्याम परमार को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के लोकनाट्य
राई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला मुक्केबाजी जैसा नृत्य है। यह रासलीला पर आधारित एक मौन अभिनय नाटक है। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तेज गति का नृत्य है जिसमें बेरहमी गीत गाए जाते हैं। या फिर यह केवल विवाह उत्सवों पर गाए जाने वाला शोक गीत है। तो राई जो लोक नाट्य है, इसके संबंध में क्या चीज़ सही है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तेज गति का नृत्य है। ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं कि प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, तो इसमें ढोल, नगाड़ा और मृदंग ये मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आला खंड का अंग्रेजी में अनुवाद वाटरफील्ड के, तो इसका अनुवाद किस रूप में हुआ है? वाटरफील्ड के संपादन में किस नाम से और कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है। द बैलेट्स ऑफ बुंदेलखंड 1913, इंडियन वॉर सॉन्ग 1895, द वॉर सॉन्ग ऑफ बुंदेलखंड 1923, सॉन्ग्स ऑफ द बेनीज 1901। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन वॉर सॉन्ग्स। ठीक है। तो अब इसका संपादन किसने किया था? अगर ये बात करें अनुवाद किसने किया था, तो सर जॉर्ज गिरसन और चार्ल्स इलियट के प्रयासों से इसका अनुवाद जो है इंडियन वॉर सॉन्ग्स के नाम से जो है 19वीं शताब्दी के अंत में किया गया। अगर विशेष रूप से कहें तो चार्ल्स इलियट द्वारा इसको संकलित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कवि गंगाधर व्यास की रचनाओं का मुख्य स्वर क्या रहा है? आध्यात्म और योग साधना, राष्ट्रीय चेतना, ओज और जन जागृति, केवल दरबारी श्रृंगार और राजाओं की प्रशंसा, या फिर प्रकृति के कोमल रूपों का मानवीकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बुंदेलखंडी कवि हैं गंगाधर व्यास। तो इनकी रचनाओं का जो मुख्य स्वर रहा है वो रहा है राष्ट्रीय चेतना, ओज और जन जागृति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंडी लोक कथाओं में हरदौल की मनोती मुख्य रूप से किस भावना से जुड़ी हुई है? वीरता और विजय उत्सव, न्यायप्रियता, पवित्रता और पारिवारिक निष्ठा, कृषि की समृद्धि और अन्न की पूजा, भूत प्रेत भगाने की तांत्रिक अनुष्ठान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, न्यायप्रियता, पवित्रता और पारिवारिक निष्ठा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बुंदेली बोली का वर्गीकरण जॉर्ज गिरसन के अनुसार हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत किया जाता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, या फिर बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है इसको बुंदेली बोली को रखा जाता है। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये शूरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोकगीत बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु के आगमन पर मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा गाया जाता है? कजरी एवं हरदौल के गीत, फाग, राय, या फिर बरेदी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए कि कजरी एवं हरदौल के गीत। ठीक है। ये वर्षा ऋतु के आगमन पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लोक कवि ईसुरी का जन्म बुंदेलखंड के किस जिले और गांव में हुआ था? महोबा के कबरई में, झांसी के चिरगांव में, ललितपुर के मंडावरा के पास, या फिर टीकमगढ़ के पचवारा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ललितपुर के मंडावरा के पास, यानी मेहरौनी तहसील का मोढ़ारी गांव। ठीक है। और इनको जो लोक कवि जो ईसुरी हैं इनको फाग सम्राट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बुंदेली लोक साहित्य में प्रयुक्त ख्याल विधा मुख्य रूप से क्या है? तो ये ख्याल विधा किसके अंतर्गत आती है? एक प्रकार की लोक गाथा या प्रश्नोत्तर शैली का लोकनाट्य है,
या फिर शास्त्रीय संगीत की एक कठिन शैली है, बच्चों को सुनाने के लिए गाए जाने वाले गीत हैं, या फिर शोक के अवसरों पर गाए जाने वाला विलाप गीत है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि ये ख्याल क्या है, एक लोकनाट्य शैली है जिसमें क्या होता है, पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कथाओं को संवाद, गीतों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेली लोकगीत नामक शोध ग्रंथ के रचयिता और संकलनकर्ता कौन है? कृष्णदत्त वाजपेयी, डॉक्टर बलभद्र तिवारी, पंडित गोकुल प्रसाद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डॉक्टर बलभद्र तिवारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आला खंड के मूल रचयिता महाकवि जगनिक किस चंदेल राजा के दरबार से संबंधित थे? राजा कीर्तिवर्मन, राजा परमार्द देव यानी परमाल, राजा धंगदेव या फिर राजा यशोवर्मन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजा परमार्द देव या फिर परमाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तो ये राजा जो थे ये महोबा के राजा थे। ठीक है, महोबा के चंदेल राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बुंदेलखंड की लोक संस्कृति में ढोला लोकगीत मूल रूप से किस राज्य या क्षेत्र से बुंदेलखंड में लोकप्रिय हुआ और इसकी क्या शैली है? राजस्थान से आया, या मुख्यतः दो टुक तुकबंदियों में गाए जाने वाला प्रेम आख्यान है, यह पंजाब से आया वीर रस का गीत है, यह बिहार का शोक गीत है, या फिर यह गुजरात का गरबा शैली का गीत है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए कि यह राजस्थान से आया मुख्यतः दो टुक तुकबंदियों में गाया जाने वाला प्रेम आख्यान है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ढोला लोकगीत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बुंदेली कहावतों में समाज का कौन सा पक्ष सबसे अधिक मुखर होता है? केवल दरबारी राजनीति, ग्रामीण जीवन का यथार्थ अनुभव और हास्य व्यंग, दार्शनिक और उपनिषदों के क्लिष्ट विचार, विदेशी आक्रमणों का इतिहास। तो यहाँ पे बात हो रही थी कहावतों की। तो कहावतों की जब भी बात होती है, ग्रामीण जीवन का यथार्थ अनुभव और हास्य व्यंग की बात होती है। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक बुंदेली साहित्य में लोक रत्न या बुंदेली के मति के रूप में किसे विशेष रूप से स्मरण किया जाता है? जगनिक, ईसुरी, अंबिका प्रसाद दिव्य या फिर पद्माकर को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंबिका प्रसाद दिव्य को। इनको जो है आधुनिक बुंदेली साहित्य के का पुरोधा जो है माना जाता है। इन्होंने बुंदेली भाषा, लोक साहित्य और संस्कृति के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन दिया है, जिसके कारण इनको बुंदेली के मति या लोक रत्न के रूप में ख्याति प्राप्त है। ठीक है, याद किया जाता है। बुंदेली लोकनाट्य स्वांग या ख्याल में सूत्रधार या मुख्य कथा कहने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? विदूषक, रंगड़ या खलीफा, नायक या फिर सूत्रधार? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इनको कहा जाता है रंगड़ या खलीफा या फिर उस्ताद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना प्रख्यात बुंदेली साहित्यकार एवं उपन्यासकार वृंदावनलाल वर्मा की नहीं है? मृगनयनी, गढ़कुंडा, राग दरबारी या फिर कचनार? तो यहाँ पे अगर बात करें तो राग दरबारी जो है इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो श्रीलाल शुक्ल की ये रचना है। ठीक है, और बाकी जो तीनों है ये वृंदावनलाल वर्मा की। ठीक है, नेक्स्ट है, बुंदेली भाषा की प्रमुख विशेषता या ध्वनि लहजे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें ल ध्वनि का प्रयोग बहुतायत से होता है, इसमें शब्दों के अंत में ओकार की बहुलता होती है, जैसे खाओ, जाओ, मारो। इसमें केवल संस्कृत के तत्सम शब्द ही बोले जाते हैं, या फिर हमारी ऑप्शन है यह पूरी तरह से मराठी भाषा से प्रभावित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसमें शब्दों के अंत में ओकार की बहुलता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक कवि ख्याली राम का संबंध बुंदेलखंड के किस विशेष लोक साहित्यिक क्षेत्र से रहा है? आला गायन और पारंपरिक फाग रचना, बुंदेली स्वांग और लोकनाट्य लेखन, आधुनिक गद्य नाटक या फिर छायावादी कविता? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
बुंदेली स्वांग और लोक नाट्य लेखन। ठीक है, नेक्स्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाने वाले फाग गायन में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है? मृदंग और हारमोनियम, ढोलक और मंजीरा, केवल बांसुरी या फिर सितार और सरोद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा कि फाग गायन में जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है वो होता है ढोलक और मंजीरा। नेक्स्ट है इनमें से किस विद्वान ने सर्वप्रथम आलाखंड के महत्व को पहचानते हुए उत्तर प्रदेश से इसके प्रकाशन का बीड़ा उठाया था? सर जॉर्ज गिरसन, सर चार्ल्स इलियट, गार्सा दत्तासी या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि सर जॉर्ज चार्ल्स इलियट के द्वारा जो है इसका इन्होंने जो है सबसे पहले इसका संकलन और प्रकाशन का बीड़ा उठाया था और इसको बाद में वाटरफील्ड ने जो है इसको आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है बुंदेली लोक संस्कृति में देवारी नृत्य मुख्य रूप से किस पर्व पर किया जाता है? होली, दीपावली, रक्षाबंधन या फिर मकर संक्रांति? तो राइट आंसर है दीपावली पर। ठीक है, तो इसको एक चीज दिवारी मतलब जो दिया होता है ना, कई जगह दिवारी पर बोला जाता है, तो इससे संबंध आप कर सकते हैं याद रखने के लिए। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के लोक साहित्य में गहबर या फिर गाहबर? तो बुंदेलखंड के लोक साहित्य में गहबर या फिर गाहबर शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? गहरे कुएं या तालाब के लिए, गहरे शोक या आघात के लिए, या फिर लोकगीतों की एक विशेष दुख भरी धुन या विलाप शैली है, या फिर घने जंगल या कंदराओं के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि लोकगीतों की एक विशेष दुख भरी धुन या विलाप के लिए जो है गहबर या फिर गाहबर शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बुंदेली लोक गायक या आल्हा गायक के रूप में इनमें से किसे अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त हुई है? लालमन आल्हा गायक या फिर चौबे जी, ताराचंद या अन्य पारंपरिक गायक, पंडित जसराज, कुमार गंधर्व या फिर भीमसेन जोशी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बुंदेली कहावत घर की मुर्गी दाल बराबर के समकक्ष बुंदेली अंचल की कौन सी स्थानीय कहावत अधिक प्रसिद्ध है? अपनी बिल्ली म्याऊं म्याऊं, घर की खेती सब बराबर, सावन हरे न भादो सूखे, अपना गांव का कुत्ता शेर भी शेर होता है, या फिर अपनी लाठी अपनी भैंस? तो राइट आंसर है कि घर की खेती सब बराबर या फिर सावन हरे न भादो सूखे। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक काल में बुंदेली लोक साहित्य और संस्कृति के संरक्षण हेतु बुंदेली अकादमी या बुंदेली शोध संस्थान मुख्य रूप से किस प्रदेश के अंतर्गत सक्रिय रहे हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में, केवल राजस्थान में, केवल बिहार में या फिर केवल छत्तीसगढ़ में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्र में। नेक्स्ट है बुंदेली लोक साहित्य में भूमिका या मंगलाचरण के रूप में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? सुमिरन या गजानन गीत, या फिर ख्याल, या फिर कड़का, या फिर ढोला? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुमिरन या गजानन गीत। तो गजानन से आप इसको याद रख सकते हो कि जब भी कोई पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो इसलिए गजानन गीत। ठीक है, नेक्स्ट है कवि ईसरी की फागों में श्रृंगार के किस पक्ष का सबसे अधिक और जीवंत चित्रण मिलता है? परोक्ष और पौराणिक श्रृंगार, मानसल, सहज ग्रामीण प्रेम और रति क्रीड़ा का यथार्थ चित्रण, राजसी विलासिता या फिर वीर रस प्रधान? तो ईसरी की फागों की जब बात हो तो वहाँ पे हमें आपको ग्रामीण प्रेम, ठीक है, यही देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट है बुंदेली लोक गाथाओं में जगदेव का ब्याह या बनवारी लाल की कथा किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक वीर गाथाएं, पौराणिक एवं प्रेम आख्यान लोक गाथाएं, राजनीतिक व्यंग्य कथाएं या फिर काल्पनिक प्रेत कथाएं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, पौराणिक एवं प्रेम आख्यान लोक गाथाएं। ठीक है,
नेक्स्ट है बुंदेली भाषा में बछिया के ताऊ मुहावरे का सामान्य अर्थ क्या है? बहुत समझदार व्यक्ति, मूर्ख या ढीठ व्यक्ति, अत्यधिक बलवान व्यक्ति या फिर चालाक इंसान। तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख या ढीठ व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा लोकगीत बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किसानों द्वारा उल्लासपूर्वक गाया जाता है? कटाई गीत, लेवनी या फिर फाग के अंश, आल्हा या फिर कड़खा या फिर हरदौल की मनोती। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा तो देखिए कटाई के समय जो गीत गाया जाएगा वो कटाई गीत गाया जाएगा या फिर इसको लेवनी या फाग के अंश भी कहा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर श्याम परमार ने बुंदेली लोक साहित्य का वर्गीकरण करते समय इसे मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में शिष्ट और लोक, 3 भागों में गीत गाथा और नाटक या फिर 4 भागों में लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य और लोक कथा या फिर 5 भागों में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा इसको 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के किस प्रसिद्ध लोक साहित्यकार ने बुंदेली लोक काव्य पर व्यापक शोध कार्य किया है और कई संकलन निकाले हैं? डॉक्टर हरिशंकर शर्मा, डॉक्टर बलभद्र प्रसाद शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर बलभद्र प्रसाद शुक्ल ने। ठीक है। तो इन्होंने जो है बुंदेली लोक काव्य, ईश्वरी की कलाओं पर और बुंदेली मुहावरों कथाओं पर शोध और संकलन जो है अपना किया है। ठीक है। नेक्स्ट है बुंदेली लोक नाट्य स्वांग की परंपरा में मंच पर सबसे पहले किसकी वंदना स्तुति की जाती है? गणेश और मां सरस्वती की, राजा परमाल की, लोक कवि ईश्वरी की या फिर कुल देवता की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गणेश और मां सरस्वती की। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के लोक साहित्य में लेवनी या फिर लावनी शैली का प्रभाव मुख्य रूप से किन रचनाओं पर देखा जाता है? ईश्वरी की फागों और समकालीन लोक छंदों पर, केवल आधुनिक कविताओं पर या फिर प्राचीन संस्कृत महाकाव्यों पर। तो राइट आंसर हो जाएगा कि लावनी का जो मुख्य प्रभाव है वो ईश्वरी की फागों और जो उसके समकालीन लोक छंद है उस पर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बुंदेली बोली में ठौर और बियाबान शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? क्रमशः स्थान और निर्जन जगहों के स्थान पे, क्रमशः भोजन और वस्त्र के लिए, क्रोध और प्रेम के लिए या फिर सुबह और शाम के लिए। तो ठौर और बियावान ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है स्थान और निर्जन या सुनसान जगह के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी विशेषता बुंदेलखंड की लोक कथाओं की नहीं है? इनमें चमत्कारिक तत्वों और नैतिकता का समन्वय होता है, इनमें स्थानीय भूगोल और ऐतिहासिक चरित्रों का पुट होता है, इनमें आधुनिक तकनीक और विज्ञान की जटिल पहेलियां होती है या फिर इनमें जनजीवन के संघर्षों का सहज समाधान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें आधुनिक तकनीक और विज्ञान की जटिल पहेलियां होती है। ये क्या है? लोक कथाओं की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड के किस कवि को बुंदेली का केशवदास कहा जाता है? पद्माकर भट्ट, ईश्वरी जगनिक या फिर बलभद्र मिश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर भट्ट को बुंदेली का केशवदास कहा जाता है, बुंदेल का केशवदास। ठीक है। नेक्स्ट है बुंदेली लोक गीतों में फाग गाने की विशेष ऋतु कौन सी होती है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु या फिर शीतकाल की शुरुआत। तो फाग कौन सी ऋतु में गाया जाता है? तो वसंत ऋतु या फिर होली के आसपास, फागुन भी तो बोला जाता है ना, तो उससे भी पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट है प्रसिद्ध आल्हा गायक लालमन या अन्य पारंपरिक गायकों द्वारा आल्हा गायन के समय मुख्य रूप से किस ताल या लय का प्रयोग किया जाता है? कहरवा या दादरा की तीव्र लोक लय, 3 ताल की शास्त्रीय गति, झप ताल, 1 ताल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर कहरवा या दादरा की तीव्र लोक लय। ठीक है। नेक्स्ट है बुंदेलखंडी लोक साहित्य में हरदौल कौन थे जिनकी मनौती गाई जाती है?
ओरछा के राजा जुझार सिंह के भाई जो न्याय और सत्य के लिए प्रताड़ित हुए थे, महोबा के एक क्रूर सेनापति, या फिर चंदेल वंश के संस्थापक, या फिर एक प्रसिद्ध संत कवि। तो राइट आंसर है कि जो ये हरदौल है, जो जिसकी मनौती गाई जाती है, वो ओरछा के राजा जुझार सिंह के भाई और थे जो न्याय और सत्य के लिए प्रताड़ित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है बुंदेली लोक संस्कृति में डीमचरी या डिमचू क्या है? बच्चों का एक पारंपरिक लोक खेल या उससे जुड़ा गीत, विवाह की एक रस्म है, कृषि यंत्र का नाम है, या फिर एक विशेष प्रकार की मिठाई है। तो ये जो डिमचरी या डिमचू है, ये बच्चों का एक पारंपरिक खेल या उससे जुड़ा गीत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कवि और उनकी रचनाओं का जोड़ा दिया गया है, तो कौन सा असंगत है? जगनिक आलाखंड सही है, ईसरी की फागे सही है, पद्माकर गंगावतरण ये भी सही है, ख्याली राम साकेत, तो साकेत तो ख्याली राम ने नहीं लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। ख्याली राम ने जो है बुंदेली स्वांग और लोक गीत जो है लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेली भाषा में गिदराना या गिदराना क्रिया का सामान्य अर्थ क्या है? चलिए ऑप्शन पे आते हैं, गिदराना का क्या अर्थ है? गीदर की तरह चिल्लाना, गिड़गिड़ाना या प्रार्थना करना, भाग जाना या फिर हंसना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि गिड़गिड़ाना या प्रार्थना करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बुंदेलखंड के लोक नाट्यों में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र ढोल और नगाड़ा किस श्रेणी के वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यानी सुनाई देने वाले, अवनद्य वाद्य यानी चर्म वाद्यों की श्रेणी, तंत्र वाद्य या तार वाले, या फिर घन वाद्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चर्म वाद्यों की श्रेणी के अंतर्गत ये आती हैं। ठीक है, ढोल और नगाड़ा। नेक्स्ट है आलाखंड के किस संस्करण को हिंदी साहित्य जगत में सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है, जिसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित संस्करण, कलकत्ता संस्करण, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संस्करण, या फिर बॉम्बे गजेटियर संस्करण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित संस्करण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बुंदेली लोक साहित्य की समृद्धि में आधुनिक शोधकर्ताओं द्वारा किया जाने वाले शोध कार्यों का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? लुप्त हो रही मौखिक लोक गाथाओं, फागों और बोलियों को लिपिबद्ध कर संरक्षित करना, केवल फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखना, शास्त्रीय संगीत का प्रचार, या फिर विदेशी भाषाओं का अनुवाद। तो यहाँ पर जो मुख्य रहा है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी। 50 प्रश्नोत्तर हमने किए हैं बुंदेलखंड के लोक साहित्य पर, वहाँ के साहित्यकारों पर। तो आप सभी को प्रश्नोत्तरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।